कनिका की बात सुनकर वीर के चेहरे पर कभी ना दिखाई देने वाली एक लंबी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो खड़े होते हुए बड़े एक्साइटमेंट के साथ कनिका से बोला, आपको पता है पापा कहाँ है? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? जैसे ही वीर ने इतना कहा तो कनिका का फेस उतर गया और वो वीर को देखकर बोली, नहीं वीर, ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले गांव गई थी और वहां पर मैंने यशवर्धन अंकल के बारे में कुछ बातें सुनी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलकर उन बातों के बारे में और पता करो, जिससे तुम्हें तुम्हारे पापा वापस मिल जाएं। वीर खुशी से कनिका की तरफ देखते हुए बोला, दीदी, अगर आपने मेरा साथ दिया तो मैं पापा को जरूर ढूंढ लूंगा। थैंक यू सो मच दी, मुझे समझने के लिए और मेरा सहारा बनने के लिए। वीर ने अपनी बात पूरी की और कनिका मुड़कर वहां से जाने लगी। जाते हुए कनिका के चेहरे पर एक जालसाजी वाली हंसी थी। वो मन ही मन में बोलने लगी, सही कहा था समर्थ तुमने, इन दोनों भाई बहनों को बिना दिमाग लगाए सिर्फ मीठी मीठी बातें करके बड़ी ही आसानी से अपनी तरफ किया जा सकता है। सच में वीर, तुम दोनों भाई बहन बहुत बड़े बेवकूफ हो। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। कनिका को गांव वाली बात रंजन के घर से पता चली थी और इससे पहले कि रूही अपने गांव पहुंचकर अपने पापा के बारे में पूछताछ करती, समर्थ अपना प्लान पूरा करना चाहता था। अमर घर पर नहीं था, वो मिस्टर कौशिक के काम से गया हुआ था। रूही बेकरी में थी कि तभी उसके पास अमर का फोन आया। उसने फोन उठाया और कुछ नहीं बोली। तभी उधर से अमर जल्दी में बोला, रूही, तुम एक बार जाकर देखो वीर कहाँ है। मुझे अभी ऐसा पता चला है कि वो अपने हॉस्टल से कहीं जाने के लिए निकला है। मैं वहां नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हें जल्दी जाना होगा। इतना बोलकर उसने फोन काट दिया। रूही ने उसकी बात सुनकर तुरंत बेकरी क्लोज की और जल्दी से अपना पर्स उठाकर वीर के हॉस्टल के लिए निकल पड़ी। उससे रास्ता कट नहीं रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वीर कहाँ गया होगा और वो अपने मन से गया था या कोई उसे जबरदस्ती लेकर गया था। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे और वो बस जल्दी से वीर को देखना चाहती थी। वो जैसे ही हॉस्टल पहुंची तो उसे सबसे पहले वीर का वार्डन मिल गया। रूही उसे देखकर आगे बढ़ते हुए बोली, भाई साहब, आप कौन हैं? मैं नहीं जानती, लेकिन क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? मेरा भाई वीर इसी हॉस्टल में रहता है। क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ है? वो वार्डन रूही की तरफ देखते हुए कुछ सोचकर बोला, जी हाँ, वो तो अभी कुछ देर पहले ही अपने गांव के लिए निकला है, अपनी किसी कजन के साथ। जैसे ही उसने ये कहा तो रूही की आंखों के सामने सब कुछ साफ हो गया और वो समझ गई कि वीर किसके साथ गया और कहाँ गया था। उसने तुरंत अमर को फोन लगाया और उससे बोली, अमर, बच्चे स्कूल में हैं और जब तक तुम आओगे उनकी छुट्टी हो जाएगी। तुम बच्चों को लेकर घर जाना, मैं अपने गांव जा रही हूँ। अमर आगे कुछ बोलता इसके पहले ही रूही ने फोन काट दिया। अमर बार बार उसका फोन ट्राई करने लगा था, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। वो रूही को ऐसे अकेले कहीं भी जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन इस वक्त वो उसके पास नहीं था और ना ही रूही का फोन लग रहा था। ये बात अमर को परेशान कर रही थी। अमर कार की स्टीयरिंग पर अपना हाथ पटकते हुए बोला, क्या यार, जब मुझे उसके पास होना होता है मैं किसी न किसी काम में फंसा रहता हूँ, इसीलिए वो मुझे गलत समझती है और इसमें उसकी कोई गलती भी नहीं है, सारी गलती मेरी है। इतना बोलकर अमर ने अपनी कार की स्पीड और तेज कर दी। वीर और कनिका को निकले हुए लगभग 3 घंटे हो गए थे। वो लोग गांव पहुंच चुके थे और गांव के पुराने घर में बैठकर आगे क्या करना है उसके बारे में बात कर रहे थे कि तभी रूही धड़धड़ाते हुए घर के अंदर पहुंच गई और कनिका को देखकर चिल्लाते हुए बोली, तुम किससे पूछकर वीर को यहाँ लाई हो? तुम कौन होती हो उसे अपने साथ कहीं भी ले जाने वाली? जैसे ही रूही ने इतना कहा तो वीर खड़ा हो गया और उसे देखकर बोला, दीदी, आप बिना वजह कनिका दीदी पर मत चिल्लाइए। ये यहाँ पर मुझे जबरदस्ती नहीं लाई है, मैं खुद अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ, क्योंकि मैं आपकी तरह सेल्फिश नहीं हूँ। मुझे अपने पापा वापस चाहिए। वीर की बात सुनकर रूही हैरानी से उसे देखते हुए बोली, वीर, मैं भी पापा को ढूंढने में ही लगी हुई हूँ।
कनिका उन दोनों की बातों के बीच में आकर रूही के सामने खड़ी हो गई और उसे देखकर बोली, रूही, तुम अपने बच्चों और अपने पति पर ध्यान दो। वीर के साथ मैं अंकल को ढूंढ कर वापस ले आऊंगी। जैसे ही कनिका ने इतना कहा तो रूही का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो कनिका को देखकर उसे घूरते हुए बोली, तुम कौन होती हो ये सब करने वाली? वो मेरे और वीर के पापा हैं और उन पर सिर्फ हम दोनों का हक है। तुम वीर का ब्रेन वॉश करके क्या करना चाहती हो? हाँ, और तुम्हें क्या लगता है कि कभी वीर की आंखें नहीं खुलेंगी? उसे नहीं दिखाई देगा कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो? वीर वैसे ही तुम्हारे लिए पागल है जैसे एक समय पर मैं थी तुम्हारे लिए, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं और मुझे तुम्हारा असली रूप दिख गया है कि तुम कितनी गिरी हुई हो। वीर बड़े ध्यान से उन दोनों की तरफ देख रहा था। कनिका को पता था कि अब कहाँ वार करना था। वो रूही की बातों पर बिल्कुल मुंह बनाकर और अपनी आंखों में आंसू भरकर पीछे हट गई। वीर ने जब ये देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो रूही पर चिल्लाने लगा, दीदी, आप इतनी एहसान फरामोश होगी, मुझे तो ये पता भी नहीं था। जिसने आपके भाई को इतनी अच्छी जिंदगी दी, जो आपके पापा को ढूंढने में मदद कर रही है, आप उसी दोस्त को इतना बुरा भला बोल रही हो। मुझे तो लगता है कि आप में आरव और अवनी से भी कम बुद्धि है। जैसे ही वीर ने इतना कहा तो रूही को ये बात हर्ट कर गई कि उसका भाई आज उसके साथ ना खड़ा होकर एक ऐसी लड़की के साथ खड़ा था जो हर वक्त रूही की लाइफ में परेशानी लाती रहती थी। रूही आंखें भरकर वीर को देखते हुए बोली, वीर, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज एक बार मेरी बात ठंडे दिमाग से सोच। रूही के ये कहते ही वीर उसकी तरफ देखकर आंखें निकालते हुए बोला, कौन सी बात सोचूं मैं ठंडे दिमाग से? किस बात की बात कर रही हो आप? यही कि मैं आपकी बातों में आकर अपना कॉलेज छोड़ दूं, कनिका दीदी से बात करना बंद कर दूं? सॉरी दीदी, ये नहीं हो सकता। इतना बोलकर वीर कनिका का हाथ पकड़कर उसे अंदर कमरे में लेकर चला गया और तभी तेज बारिश होने लगी। बारिश के साथ साथ रूही की आंखों से आंसू भी जमीन पर गिर रहे थे, लेकिन उस तेज बारिश में रूही का धीरे धीरे पिघलना वीर को नहीं दिख रहा था। वो तो कनिका की बातों में बिल्कुल पागल हो चुका था। बारिश बहुत तेज हो गई थी और वहां सिर्फ एक ही कमरा था। रूही भी भागकर उसी कमरे के अंदर आ गई और एक कोने में खड़ी हो गई। वो कमरा काफी गंदा था, इसीलिए वहां कोई बैठ नहीं सकता था। जब बारिश थोड़ी कम हुई तो वीर उन दोनों को देखते हुए बोला, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूं, और इतना बोलकर वो बाहर चला गया। कनिका के पास यही मौका था रूही को परेशान करने का। वो मुस्कुराते हुए रूही के पास आई और उसे देखकर बड़े रौब से बोली, रूही, रूम साफ कर दो, मुझे बैठना है, मैं थक गई हूं खड़े होकर। कनिका की बात पर रूही मुड़कर उसकी तरफ खड़ी हो गई और उसे देखकर बोली, तुम्हें क्या लगता है कनिका कि मैं अभी भी बचपन वाली रूही हूं, जो तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आकर तुम्हारे हिस्से का भी सारा काम कर दिया करती थी? आई एम सॉरी कनिका, लेकिन तुम्हें अपनी बुद्धि खोलने की जरूरत है और साथ में अपनी आंखें भी। मैं वो रूही नहीं हूं, वो रूही तो कब की जलकर मर चुकी है। ये जो रूही है ना, ये किसी की गुलाम नहीं है और उसकी तो बिल्कुल भी नहीं जो दोस्त बनकर पीठ पीछे चाल चले। जैसे ही रूही ने इतना कहा तो कनिका को समझ में आ गया कि वो सचमुच रूही को बहुत हल्के में ले रही थी। कुछ देर बाद बारिश बंद हो गई और वीर कुछ खाने के लिए लेकर उन दोनों के पास आ गया। कनिका वीर को देखते हुए बोली, वीर, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। हम सबसे पहले वो काम करते हैं जिसके लिए हम यहाँ आए थे। वीर ने कनिका की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया और वो दोनों उस कमरे से बाहर जाने लगे। तभी रूही वीर के सामने आकर खड़ी हो गई और उसे देखकर बोली, वीर, मुझे 2 मिनट तुमसे अकेले में बात करनी है। उसने ये बात कनिका की तरफ घूरते हुए कही थी। कनिका को पता था कि वीर रूही को साफ मना कर देगा, इसीलिए वो रूही की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। रूही ने फिर से वीर को आंख दिखाई और बोली, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है वीर? मुझे 2 मिनट तुमसे अकेले में बात करनी है। भले ही वीर
कनिका की बातों में आकर बिल्कुल अंधा हो चुका था, लेकिन उसने ना जाने क्या सोचा और सारी बातें साइड में रखकर रूही की तरफ देखकर बोला, ठीक है, बाहर चलो। जैसे ही वीर ने इतना कहा तो कनिका के तन बदन में आग लग गई और उसे वीर पर इतनी तेज गुस्सा आया कि उसका बस चलता तो वो वीर को वहीं तमाचा जड़ देती, लेकिन ये वक्त गुस्सा करने का नहीं था। कनिका के एक मूव से उसका सारा किया कराया काम खत्म हो सकता था, इसीलिए वो वीर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, जाओ वीर, बात करो रूही से, वो अभी भी मेरे सामने कंफर्टेबल नहीं है। कनिका ने अपना बड़प्पन तो दिखा दिया था, लेकिन उससे ये सहन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि अब वीर और रूही के बीच हुई बात वो कैसे जान पाएगी। रूही वीर को बाहर ले गई और उसे देखकर बोली, वीर, मैं जानती हूं तू मुझसे गुस्सा है और कहीं ना कहीं मैं भी हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों अपनी इस लड़ाई में पुराना सब कुछ भूल जाएं। हमारे पापा की कुछ ऐसी बातें हैं जो बाहर नहीं आनी चाहिए, इसीलिए उनके बारे में जो भी पता करना है सिर्फ हम दोनों ही पता करेंगे। और मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिस नंदिता माँ पर हम लोग इतना भरोसा करते थे, जब उन्होंने हमें धोखा दे दिया तो हमें अब किसी का भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए वीर, वकील अंकल के यहाँ मैं और तुम अकेले जाएंगे। रूही ने जो बात कही थी वो वीर को समझ तो आ गई थी, लेकिन वो कनिका को मना नहीं कर सकता था। वो 2 मिनट तक रूही की तरफ देखता रहा और फिर कुछ सोचकर बोला, ठीक है, मैं कनिका दीदी से इस बारे में बात करता हूँ। उधर कनिका के पास यही मौका था समर्थ से बात करने का। वो इधर उधर घूमकर नेटवर्क खोजने लगी और तभी उस घर की छत पर एक कोने में उसके फोन में नेटवर्क आ गया और उसने तुरंत समर्थ को फोन लगा दिया। समर्थ के फोन उठाते ही वो हड़बड़ाहट में बोली, समर्थ, सब कुछ खराब कर दिया उस रूही ने। न जाने उसे कहां से पता चल गया कि मैं वीर को लेकर यहाँ आई थी और वो भी यहाँ तक पीछे पीछे आ गई। समर्थ, जो कि अभी तक कुर्सी पर आराम से बैठा था, कनिका की बात सुनकर अपनी जगह से खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, क्या कर रही है वो अभी? मुझे एक एक खबर चाहिए उसके बारे में। कनिका इधर उधर देखते हुए बोली, वो अभी वीर को लेकर अकेले में बात करने गई है समर्थ। अगर ये भाई बहन एक हो गए ना तो हमारी मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। समर्थ कनिका पर चिल्लाते हुए बोला, मुझे ये सब नहीं जानना, बस जिस प्लान के साथ वहां गई हो वो पूरा करके आओ और फोन रखो। अगर किसी ने हमारी बात सुन ली तो आफत हो जाएगी। कनिका समर्थ को जवाब देते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी कि किसी को कुछ भी ना पता चले। और इतना बोलकर जैसे ही कनिका ने फोन काटा और वो पलटी तो एकदम चौंक गई, क्योंकि उसके पीछे रूही खड़ी थी जो उसे गुस्से से घूर रही थी। रूही उसे देखकर आगे आते हुए बोली, कनिका, किससे बात कर रही थी तुम और क्या नहीं पता चलने दोगी तुम किसी को? जैसे ही रूही ने ये सवाल किया तो कनिका एक एक कदम पीछे हटने लगी। क्या रूही जान जाएगी कनिका की सच्चाई? और क्या पता चलेगा रूही के पापा के बारे में वकील अंकल से? ये जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझको यूं मिला सिर्फ। रूही का सवाल सुनकर कनिका को कोई जवाब समझ नहीं आया। वो बस पीछे की तरफ एक एक कदम बढ़ती जा रही थी। रूही उसके और पास आते हुए बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम किसी ऐसे इंसान से बात कर रही थी जो मुझे बहुत अच्छे से जानता है। हालांकि रूही को कुछ भी नहीं पता था कि कनिका किससे बात कर रही थी, लेकिन फिर भी वो इस कॉन्फिडेंस से कनिका से पूछने में लगी हुई थी ताकि कनिका उसके दबाव में आ जाए। छत के बिल्कुल किनारे जाकर कनिका का पैर स्लिप कर गया और वो गिरने ही वाली थी कि तभी रूही ने उसका हाथ पकड़ लिया। कनिका हवा में लटकते हुए रूही से चिल्लाकर बोली, रूही प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ना वरना मैं गिर जाऊंगी। रूही प्लीज, नीचे बहुत गहराई है। रूही प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ना, प्लीज रूही मुझे ऊपर खींचो। कनिका ऐसे चिल्ला रही थी और रूही उसे एकटक देखे जा रही थी। जब कनिका बिल्कुल ही गिरने वाली थी और उसने रूही से सारी उम्मीदें छोड़ दी थी तो रूही ने एक झटके में उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसे देखकर बोली, कनिका
आज से मेरे ऊपर से तुम्हारे सारे एहसान खत्म हो गए। आज मैंने तुम्हें मरते हुए भी बचा लिया, ठीक वैसे ही जैसे तुमने मुझे बचपन में बचाया था, और जिस एहसान तले दबकर मैं तुम्हारी हर बात को नजरअंदाज कर देती थी। इतना बोलकर वो वहां से जाने के लिए मुड़ी, लेकिन अगले ही पल वो फिर से कनिका की तरफ खड़ी हो गई और बोली, कनिका, अब जब हमारे बीच सब कुछ खत्म ही हो गया है, तो मैं चाहूंगी कि तुम मेरे भाई वीर को भी छोड़ दो और उससे दूर चली जाओ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वीर भले ही ना समझ है, लेकिन तुमने यूं ही वीर को मुझसे दूर नहीं किया है। इसके पीछे भी तुम्हारी कोई चाल है। कनिका मुस्कुराते हुए रूही के सामने खड़ी हो गई और उसे देखकर बोली, अगर तुम में हिम्मत है तो ले जाओ वीर को अपने साथ, मैं एक बार भी नहीं रोकूंगी। इतना कहने के बाद अचानक से कनिका रोने लगी और रोते हुए बोली, रूही, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? रूही, प्लीज तुम वीर की पढ़ाई बंद करने की बात मत करो। वो तो तुमसे अब कोई खर्चा भी नहीं मांगता। प्लीज उसे आगे बढ़ने से मत रोको। अचानक से कनिका के बदले हुए सुर रूही को बिल्कुल समझ नहीं आए थे। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो सारा माजरा समझ गई, क्योंकि रूही के पीछे वीर खड़ा था और वीर को देखकर ही कनिका ये सब कर रही थी। रूही कनिका को देखकर बोली, कितनी झूठी हो तुम, वीर को देखते ही ड्रामा करने लगी। और फिर वो वीर की तरफ देखकर बोली, वीर, अगर तुम्हें ये सब सच लग रहा है तो मैं इसके लिए तुम्हें कोई सफाई नहीं दूंगी, लेकिन हाँ, एक दिन तुम खुद मेरे पास आओगे और तब तुम इसके घड़ियाली आंसू पहचान चुके होगे। इतना बोलकर वो वीर का हाथ पकड़ते हुए बोली, अब चलो यहाँ से, वकील अंकल के घर चलना है, हम यहाँ किसी का झूठा रोना सुनने नहीं आए हैं। रूही ने जैसे इतना कहा तो वीर कनिका की तरफ देखकर बोला, दीदी, आप भी हमारे साथ चलिए, आप इस घर में अकेले क्या करेंगी? वीर ने जब कनिका से ये कहा तो रूही गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, वीर, तुम भूल गए कि हमारी क्या बात हुई थी? वीर ने रूही की बात का कोई जवाब नहीं दिया और कनिका को भी साथ लेकर रूही के साथ वकील अंकल के घर के लिए निकल गया। कुछ देर बाद वो तीनों वकील अंकल के घर के बाहर खड़े थे। वो घर के अंदर जाने ही वाले थे कि तभी वीर कनिका को देखकर बोला, दीदी, आप यहीं रुकिए, हम आते हैं। कनिका को वीर की इस बात पर बहुत तेज गुस्सा आया। उसे अब अपनी इंसल्ट फील हो रही थी। रूही कनिका की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए वीर के साथ उन वकील अंकल के घर के अंदर चली गई। कनिका गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोली, रूही, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी। आज जो तुमने मेरे साथ किया है और तुम अपने आप को जितना बुद्धिमान समझती हो, इन सब का मैं तुम्हें जवाब जरूर दूंगी। इतना बोलकर कनिका गुस्से से वहां से जैसे ही चली तो वहीं पास में कुछ बच्चे खेल रहे थे और उनकी बॉल कनिका के बगल में भरे एक गड्ढे में जाकर गिरी और उस गड्ढे का सारा कीचड़ कनिका की ड्रेस पर गिर गया। कनिका गुस्से से उन बच्चों के ऊपर चिल्लाने लगी और वो बच्चे हंसते हुए इधर उधर भाग गए। कनिका को वहां आकर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसे ऐसा लग रहा था कि वो वीर को लेकर अभी वहां से चली जाती, क्योंकि उसके सारे किए कराए पर पानी फिर चुका था और उसे अंदर से ये डर भी लग रहा था कि अगर वो बिना किसी इंफॉर्मेशन के समर्थ के पास गई तो समर्थ उसे छोड़ेगा नहीं। उधर रूही और वीर जब वकील अंकल के घर पहुंचे तो वहां सिर्फ उनका बेटा ही था। वीर ने जैसे ही उस लड़के से कुछ पूछना चाहा, तभी रूही ने वीर के कंधे पर हाथ रखकर सामने देखने का इशारा किया, जहां उन वकील अंकल की फोटो लगी थी और जिस पर सूखे फूलों का हार चढ़ा था। ये देखकर वो दोनों समझ गए कि अब वकील अंकल इस दुनिया में नहीं थे। रूही वीर को पीछे करते हुए उस लड़के से उदास होकर बोली, मैं यशवर्धन की बेटी रूही हूँ और ये मेरा भाई वीर है। हमारे पापा वकील अंकल के बहुत अच्छे दोस्त थे। हम अंकल से मिलने आए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। उस लड़के से इतना कहने के बाद रूही वीर को देखकर धीरे से बोली, वकील अंकल ही थे जो हमें पापा के बारे में कुछ बता सकते थे, लेकिन अब शायद हमें यहाँ से कुछ भी पता नहीं चलेगा, इसीलिए
अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इतना बोलकर रूही और वीर वहां से उठकर जाने लगे। तभी वो लड़का उन दोनों को रोकते हुए बोला, मुझे पता है कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। पापा ने अपने मरने के कुछ दिन पहले मुझे कुछ दिया था आप लोगों के लिए। जैसे ही उसने इतना कहा तो रूही और वीर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और वो लड़का उठकर अंदर कमरे में चला गया। जब लड़का कमरे से बाहर आया तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। वो उस लिफाफे को देखते हुए बोला, ये चिट्ठी आपके पापा ने मेरे घर भेजी थी जब वो जेल में थे और ये शायद आप दोनों लोगों के लिए ही है। इतना बोलकर उसने वो चिट्ठी रूही के हाथों में पकड़ा दी। रूही आंखों में आंसू भरकर उस लड़के की तरफ हाथ जोड़कर बोली, आप नहीं जानते कि हम लोग कितनी मुसीबत में हैं। हमारे लिए ये चिट्ठी बहुत मददगार होगी हमारे पापा तक पहुंचने के लिए। और इतना बोलकर वो दोनों वहां से चले आए। वीर रूही को देखकर बोला, दीदी इसे खोलिए, मुझे भी जानना है कि इसमें क्या लिखा है। रूही वीर को देखकर बोली, वीर मैं तेरे सामने ही इसे खोलूंगी। तुम ये मत सोचो कि मैं सब कुछ तुमसे छुपाना चाहती हूँ, लेकिन मैं उस कनिका के सामने कुछ भी नहीं लाना चाहती, इसीलिए बस थोड़ा सब्र करो। जैसे ही रूही वीर के साथ कनिका के पास पहुंची तो रूही और वीर भी कनिका को देखकर खुद को रोक नहीं पाए और उन दोनों को भी जोर से हंसी आ गई। कनिका एक भूत की तरह कीचड़ में सनी रूही के सामने खड़ी थी। उन दोनों को हंसता हुआ देखकर कनिका गुस्से से दूसरी तरफ चली गई। रूही और वीर वो चिट्ठी लेकर अपने पुराने घर में वापस पहुंच चुके थे। रूही ने जब देखा कि कनिका अभी नहीं आई थी तो वो उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ने लगी और जब उसने उस चिट्ठी को पढ़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें उसके पापा ने लिखा था कि वो नंदिता को 3 करोड़ रुपए देकर आए थे, जो कि रूही और वीर के लिए थे। उसमें ये भी लिखा था कि अगर वो कहीं चले जाते हैं तो उन्हें ढूंढने की कोशिश न की जाए। और उसमें एक बात जो सबसे खास लिखी थी वो ये थी कि वीर और रूही को किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके आसपास रहने वाले लोगों के कई चेहरे हैं। ये सब पढ़कर रूही और वीर का दिमाग खराब हो गया। वीर रूही की तरफ देखकर बोला, नंदिता माँ ने हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। आज अगर पापा होते तो हम मिलकर उन्हें सबक सिखाते, लेकिन इस वक्त हम उनका कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ना ही हमारे पास उनके बराबर पैसे हैं और ना ही कोई सबूत। रूही वीर के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करते हुए बोली, वीर तू चिंता मत कर, मैं अपना और तेरा हक उनसे वापस लेकर रहूंगी। और आज तक जो कुछ भी उन्होंने हमारे साथ किया वो क्यों किया ये सब भी जान कर रहूंगी। उन्होंने मुखौटा लगाकर हमारे साथ माँ बनने का नाटक क्यों किया, इस बात का जवाब तो मुझे उनसे हर हालत में चाहिए ही, और उन्हें मेरे एक एक सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा। वो इस तरह से हम दोनों की जिंदगियों के साथ खेल कर नहीं निकल सकती। रूही ने इतना बोला ही था कि तभी उसे कार के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। वो मुड़कर बाहर की तरफ देखते हुए बोली, ये तो अमर की कार है। इतना बोलकर वो तेज कदमों से बाहर जाने लगी। उसके चेहरे पर ठीक वैसी ही खुशी थी जैसे किसी प्यासे को रेगिस्तान में पानी का कुआं मिलने पर होती है। उधर अमर, जो कि सिर्फ रूही के लिए यहाँ का पता पूछते पूछते भटकते हुए आया था, वो भी तेज कदमों से घर के अंदर आ रहा था। लेकिन तभी उसे कनिका मिल गई और वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अमर कनिका को देखकर बोला, कनिका मेरे सामने से हटो, मुझे रूही से मिलना है। कनिका अभी अपना कीचड़ धोकर और खुद को साफ सुथरा करके आई थी और अमर का वहां आना कनिका को अभी रूही के हंसने का बदला लेने की वजह दे गया था। और आज शायद किस्मत भी कनिका के साथ थी। अमर ने जैसे ही इतना कहा तो कनिका ने उसे रोकने की कोशिश की और तभी एक लाल साड़ी उड़ते हुए उन दोनों के ऊपर आकर गिर गई और वो दोनों उस साड़ी में उलझ गए। और अभी वो उस उलझन से बाहर निकलकर आ भी नहीं पाए थे कि रूही घर से बाहर आ गई। रूही ने जैसे ही उन्हें देखा तो एक बार फिर से अमर और रूही के बीच की गलतफहमियों ने एक नया मोड़ ले लिया था। अमर साड़ी हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कनिका उसे उतना ही उलझा रही थी।
रूही गुस्से में उन दोनों के पास आई और एक झटके में पूरी साड़ी हटाकर अमर को देखकर आंखों में आंसू भरकर बोली, क्यों आए हो तुम यहाँ? कनिका मुस्कुराते हुए रूही को देखकर बोली, रूही, तुम तो कहती हो कि मेरे कुछ भी करने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आज मुझे और अमर को देखकर तुम इतना तिलमिला क्यों गई? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम्हारा पति तुम्हारे हाथ से निकल चुका है? जैसे ही कनिका ने हंसते हुए इतना कहा तो अमर चिल्लाते हुए कनिका से बोला, कनिका, बकवास बंद करो अपनी। और फिर वो रूही को देखकर बोला, रूही, मेरी बात सुनो, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। रूही अमर का हाथ पकड़कर उसे कोने में ले गई और उसे देखकर गुस्से में बोली, अमर, मैं खुद ही इतनी बड़ी हूँ कि अपना अच्छा भला बुरा सब जानती हूँ। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अमर रूही को शांत करते हुए बोला, आई नो रूही कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। जैसे ही अमर ने इतना कहा तो रूही हाथ मोड़कर उसकी तरफ खड़ी हो गई और उसे देखकर बोली, सच में अमर, तुम्हें मेरी फिक्र होती है या कनिका की? क्योंकि अक्सर तुम दोनों एक दूसरे के साथ ही खड़े नजर आते हो या किसी न किसी तरह से एक दूसरे की मदद करते रहते हो। अमर को रूही की ये बात बहुत खराब लग गई थी, इसीलिए वो उसे देखकर बोला, रूही, मैं जाकर कार में बैठ रहा हूं। अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं कनिका की वजह से आया हूं तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। जब तुम्हें वापस चलना हो तो आकर कार में बैठ जाना, हम वापस चलेंगे। और इतना बोलकर वो गुस्से से वहां से चला गया, लेकिन उसे ये गुस्सा रूही पर नहीं बल्कि कनिका पर आ रहा था। वो जाकर कार में बैठ चुका था। रूही दूर से उसको कार में बैठा हुआ देख रही थी और अमर भी रूही को देख रहा था। आंखों ही आंखों में उन दोनों के बीच लाखों सवाल खड़े हो गए थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे का वहां होना उन दोनों के दिलों में एक अलग एहसास पैदा कर रहा था। उधर कनिका ने जैसे ही देखा कि रूही अमर से बात कर रही थी तो वो तुरंत वीर के पास पहुंच गई और उसे देखकर बोली, क्या हुआ वीर? क्या कहा वकील अंकल ने? तुम्हारे पापा के बारे में कुछ पता चला? कहाँ है वो? क्या बता देगा वीर कनिका को चिट्ठी वाली बात? और कैसे मिटेगी रूही और अमर के बीच की दूरियां? ये जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझ मिला है। कनिका के सवाल करने के बाद वीर उससे कुछ बोलता इसके पहले ही रूही वहां पहुंच गई और वो कनिका को देखकर गुस्से से बोली, कुछ और भी पूछना हो तो पूछ सकती हो कनिका, क्योंकि तुम तो इसके लिए ही यहाँ आई हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि न जाने क्यों तुम्हें मेरी फैमिली में इतना इंटरेस्ट है। रूही की बात सुनते ही कनिका एकदम चुप हो गई। तभी रूही वीर का हाथ पकड़कर उसे अपने बिल्कुल पास लाकर बहुत धीरे से उससे बोली, वीर, फिलहाल तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन उस लेटर के बारे में कोई भी बात इस कनिका से मत करना, वरना फिर मैं अगला जो भी कदम उठाऊंगी वो तुमसे शेयर करना जरूरी नहीं समझूंगी। और इतना बोलकर रूही गुस्से से बाहर चली गई और जाकर अमर के साथ कार में बैठ गई। कार में बैठते ही अमर ने भरी नजरों से एक बार रूही को देखा और फिर बिना कुछ बोले ड्राइव करने लगा। ड्राइव करते वक्त कार में बिल्कुल खामोशी थी। तभी रूही अमर को देखकर बोली, तुमने तो प्रॉमिस किया था ना कि तुम और कनिका मुझे ऐसी सिचुएशन में नहीं दिखोगे, तो फिर बार बार तुम्हारा प्रॉमिस टूट क्यों रहा है? बाहर देखते हुए रूही ने अमर से ये सवाल कर तो दिया था, लेकिन इस बात का जवाब उसे खुद भी मालूम था कि कनिका और अमर के बीच ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बस अमर को खोने का डर और कनिका की हरकतें उसे ये सारे सवाल बुलवाने पर मजबूर कर रही थी। अमर कुछ देर तक चुप रहा और फिर रूही को देखते हुए बहुत ही धीरे से बोला, मेरे दिल में कनिका के लिए कुछ भी नहीं है और ये प्रूफ कराने के लिए तुम जो चाहो मुझसे वो करवा सकती हो। मैं वो सब करने को तैयार रहूंगा जिससे तुम्हें मुझ पर भरोसा हो जाए। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता। अमर का जवाब सुनने के बाद रूही के मुंह से कोई दूसरा सवाल नहीं निकला और वो बस चुपचाप रास्ते को देखती रही। उधर कनिका वीर के सामने खड़े होकर उसे देखकर बोली, क्या कहा वकील अंकल ने? तुम बताओगे मुझे या फिर तुम भी रूही की बातों में आकर मुझे अपना दुश्मन समझने लगे हो? वीर कनिका की तरफ देखकर बोला,
नहीं दीदी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं। दरअसल वहां कोई बात हो ही नहीं पाई, क्योंकि वकील अंकल अब इस दुनिया में है ही नहीं। जब वीर ने ऐसा कहा तो कनिका का चेहरा एकदम से उतर गया, क्योंकि वो भी किसी ना किसी उम्मीद से ही यहाँ पर आई थी। रूही वापस आने के बाद बेकरी के पास ही उतर गई, क्योंकि उसे रंजन के होटल में ऑर्डर लेकर जाना था। अमर उसे मना करना चाहता था, लेकिन उसे फिर से याद आया कि अगर उसने रूही से कुछ भी कहा तो उसके और रूही के बीच में बहस हो जाएगी। इसीलिए जब तक रंजन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल जाता, उसने चुप रहने का फैसला कर लिया था। रूही केक्स और ब्रेड के ऑर्डर लेकर रंजन के होटल में पहुंच चुकी थी, पर जैसे ही वो लिफ्ट के पास पहुंची तो उसने देखा कि समर्थ उस होटल से बाहर निकल रहा था, जिसे देखकर रूही खुद को संभाल नहीं पाई और वो गुस्से से तिलमिलाकर मन ही मन में बोलने लगी, इसका मतलब कि समर्थ और रंजन आपस में मिले हुए हैं और समर्थ रंजन के जरिए जरूर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, या फिर इसका कोई और ही प्लान है। मुझे रंजन से इस बारे में तुरंत बात करनी होगी। और इतना बोलकर वो सीधे रंजन के ऑफिस में पहुंच गई। रंजन अभी लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। वो रूही को अचानक से अपने सामने देखकर मुस्कुराते हुए बोला, रूही, थैंक यू सो मच मेरे ऑर्डर्स को यहाँ तक पहुंचाने के लिए। तुम इतने अच्छे से अपना काम करती हो कि मैं किसी से ये भी नहीं बोल पाता कि तुम्हारी जगह किसी और को ऑर्डर दूंगा। रूही रंजन की बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट ना दिखाते हुए गुस्से में उससे बोली, जो लड़का अभी यहाँ से निकल कर गया उसे तुम कैसे जानते हो, और वो यहाँ क्यों आया था? रूही की बात सुनकर रंजन एकदम शांत हो गया और उसे देखकर बोला, तुम कहीं उस समर्थ की बात तो नहीं कर रही? रूही हाथ बांधकर रंजन के सामने खड़ी हो गई और उसे देखकर बोली, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता। रंजन मुस्कुराते हुए अपना लैपटॉप बंद करके रूही के पास आया और उसे देखकर बोला, मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। मुझे ये भी पता है वो तुम्हारा पहला पति है और अब वो तुम्हें फंसाना चाहता है। दरअसल इसी सिलसिले में वो मेरे पास भी आया था ताकि मैं उसकी डील मान लूं और वो फिर मेरे जरिए तुम्हारा फायदा उठा सके। जब रंजन ने ऐसे कहा तो रूही उसकी तरफ देखते हुए बड़ी उत्सुकता से बोली, तो तुमने उस डील के जवाब में उससे क्या कहा? रंजन मुस्कुराते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गया और रूही को देखकर बोला, मुझे तुम इतनी बेवकूफ तो नहीं लगती कि मेरी बात ना समझ सको। रूही, अगर मैंने डील के लिए हाँ कर दिया होता तो क्या मैं तुम्हें ये सब बताता? रूही रंजन की बात पर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे इतनी गंदी टोन में इतने सवाल किए, लेकिन समर्थ ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है और मेरे अपने लोगों ने मुझे इतना धोखा दिया है कि मैं किसी पर भी बहुत ही जल्दी शक कर लेती हूँ। आई एम सॉरी जो मैंने तुम्हारी दोस्ती पर सवाल उठाया। रंजन रूही को देखकर बोला, जब हमारे बीच इतनी बातें हो ही गई हैं, तो मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूँ। वैसे तो मैं वो बात तुम्हें कभी ना बताता, लेकिन तुमने हमारे रिश्ते को दोस्ती का नाम दिया है, तो दोस्ती का पहला उसूल होता है सच। इतना बोलकर रंजन ड्रॉअर से कुछ निकालते हुए रूही की तरफ देखकर बोला, पहचानती हो इसे? रूही ने जैसे ही रंजन के हाथ में उसे देखा, शादी कर लूं और ये हेयर पिन तुम्हें तोहफे में दूं। लेकिन जब मैं जेल से बाहर आया तो मुझे पता चला कि तुम अपनी नंद के पति अमर के साथ रहती हो और शायद तुम लोगों ने शादी भी कर ली है। इसीलिए मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुमसे जाकर मिलूं और इसी वजह से ये हेयर पिन मेरे पास रखा रह गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी मुझे इस मोड़ पर ले आएगी जब मैं तुम्हें ये बात बताऊंगा। रंजन ने जैसे ही इतना कहा तो रूही बगल में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रंजन ये सब क्या बोल रहा था, और फिर वो भी पलटकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया और मुस्कुराते हुए रूही को देखकर बोला, शायद मेरी किस्मत ही खराब थी जो मुझे तुम तक पहुंचने में इतनी देर हो गई, वरना आज सब कुछ बहुत अलग होता, या यूं कहूं कि सब कुछ बहुत अच्छा होता। जैसे ही रंजन ने इतना कहा तो रूही खुद को संभालते हुए खड़ी हो गई
उसे रंजन की बात का कोई जवाब समझ में नहीं आया। सच कहा जाए तो उसे रंजन की बात ही समझ में नहीं आई थी कि रंजन रूही से क्या बोलना चाहता था, क्योंकि उसे तो ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि रूही की अमर से शादी हो चुकी थी। रूही वहां रंजन को देखकर बोली, मैं बाद में आती हूँ, और अपने हाथ में उस हेयर पिन को पकड़े हुए रूही उस ऑफिस से बाहर निकल गई। लेकिन रंजन अभी भी रूही को देख रहा था। रूही घर तो आ गई थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस बात को अमर से कैसे कहती। वो चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटकर बार बार रंजन की बातें सोच रही थी और उनका मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। अमर बच्चों को घुमाने पार्क ले गया था, इसलिए रूही इस वक्त बिल्कुल अकेली थी। लेकिन उसे अकेलेपन का बिल्कुल भी एहसास नहीं था, क्योंकि वो तो अपने सवालों में खोई हुई थी। आधे घंटे बाद अमर बच्चों के साथ जब घर आया तो उसने देखा कि रूही चुपचाप लेटी हुई थी, लेकिन उसका फोन लगातार ही बजे जा रहा था और रूही को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। अमर रूही को फोन देते हुए बोला, किस दुनिया में हो तुम रूही? तुम्हारा फोन कब से बजता जा रहा है? जैसे ही अमर ने इतना कहा तो रूही चौंक कर उठ गई और अपना फोन लेकर बात करने लगी। लेकिन रूही के ऐसे बर्ताव से अमर जान गया था कि कोई बात तो जरूर थी जिससे रूही परेशान थी, लेकिन वो रूही से पूछता कैसे, कि उसे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर उसने पूरी हिम्मत करके रूही के फोन रखते ही उसे देखकर पूछा, रूही तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अमर यहाँ से रूही से बात शुरू करना चाहता था, लेकिन रूही ने पहले ही जवाब में बात खत्म कर दी। वो अमर को देखकर बोली, हाँ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मैं खाना बनाने जा रही हूँ, तुम प्लीज बच्चों का होमवर्क करा दो। रूही की बात सुनकर अमर जान गया था कि वो उससे बात करने के मूड में नहीं थी, इसीलिए वो बच्चों को लेकर उनका होमवर्क कराने लगा। उधर समर्थ अपने कमरे में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसे अकेले में मुस्कुराता देखकर कनिका अंदर आते हुए बोली, क्या बात है, आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। समर्थ कनिका को देखकर बोला, बात ही कुछ ऐसी है, भले ही आज रंजन ने मेरी डील ना मानी हो, लेकिन उसने अनजाने में मुझे बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। इतना बोलकर वो अपने फोन में एक रिकॉर्डिंग प्ले करते हुए कनिका की तरफ करके बोला, सुनो इसे। कनिका अपनी आंखें बड़ी करते हुए उस रिकॉर्डिंग को सुनने लगी और सुनते हुए ताली बजाकर बोली, कैसे किया तुमने ये सब? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। सचमुच रंजन और रूही की ये बातें अमर की जिंदगी में कितना बड़ा तहलका मचाएंगी। समर्थ कनिका को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता था रंजन रूही से कुछ ना कुछ बात तो जरूर करेगा, इसीलिए मैंने वहां रिकॉर्डर लगा दिया था, जिससे मैं उनकी सारी बातें बाहर से सुन पा रहा था और फिर साथ ही में उन्हें रिकॉर्ड भी कर लिया। अब ये बातें मेरे लिए वैसे ही काम करेंगी जैसे सब्जी में नमक। अब मैं भी देखता हूँ कि कैसे बचाती है रूही अपनी शादी और कैसे रहेगी वो अब अमर के साथ सुकून से। अगले दिन अमर बच्चों को छोड़ने स्कूल गया था। रूही बेकरी जाने के लिए तैयार हो रही थी कि तभी उसे सामने रखा अपनी माँ का हेयर पिन दिख गया, जिसे देखकर वो मुस्कुराते हुए उसे उठाकर अपने बालों में लगाते हुए बोली, माँ मैं बिल्कुल आप जैसी हूँ, आपका दूसरा वर्जन। मुझे याद है माँ, आप बचपन से हमेशा से चाहती थी कि मैं भी आपका ये हेयर पिन लगाऊं, और आज जब मैंने ये हेयर पिन लगा रखा है तो आप मुझे देख नहीं सकती। इतना बोलकर रूही खुद को मिरर में देखने लगी और वो मिरर में देखते हुए बचपन से अब तक की अपनी माँ की सारी यादें जी रही थी। तभी गेट पर कुछ आवाज हुई। अमर कमरे के अंदर आया। रूही को ऐसे मुस्कुराता हुआ देखकर अमर मिरर के बगल में खड़ा हो गया और उसे बड़े गौर से देखकर बोला, अकेले में मुस्कुरा रही हो तुम? ऐसा तो तभी होता है ना जब किसी को प्यार हो जाता है, तभी तो वो अकेले में मुस्कुराता रहता है। अमर की बात सुनकर रूही गुस्से से बोली, सुबह सुबह क्या हो गया है तुम्हें? ये सब क्या बोल रहे हो? अमर घूमकर रूही के पीछे खड़ा हो गया और मिरर में उसे देखते हुए बोला, अरे रूही, ये हेयर पिन तो बहुत अच्छा है,
काफी महंगा भी लग रहा है और एंटीक भी। कहाँ से मिला तुम्हें ये? जैसे ही उसने इतना कहा तो रूही को कोई जवाब समझ नहीं आया। अब कौन सा मोड़ लाएगा रूही और अमर का रिश्ता, और कहाँ गए थे रूही के पापा सब कुछ छोड़कर? ये जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझको यूं मिला है। अमर की बात सुनकर रूही को ये तो समझ आ रहा था कि वो उसके ऊपर व्यंग कर रहा था, लेकिन क्यों? उसे ये बात क्लियर नहीं हो पा रही थी। तुम कहना क्या चाहते हो अमर? साफ साफ कहो ना। अगर साफ साफ सुनना चाहती हो तो सुनो। क्या तुम रंजन को पसंद करती हो? अमर ने जोर से चिल्लाते हुए रूही से कहा। अमर की बात सुनकर रूही को जितना गुस्सा आ रहा था उससे कई ज्यादा गुना दुख हो रहा था। रूही को लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया था, इसलिए उसने दोबारा अमर से पूछा, क्या कहा तुमने? जरा दोबारा बोलना एक बार। अमर ने गुस्से से लाल होते हुए कहा, मैंने वो ही कहा है जो कि तुमने अभी अभी सुना है। मुझे लगता है कि तुम रंजन को पसंद करती हो। रूही ने चीखते हुए अमर से कहा, अमर, क्या तुम्हें खुद की आवाज सुनाई दे रही है कि तुम क्या कह रहे हो? जरा ध्यान से सुनो तुम खुद को। तुम मुझे बोल रहे हो कि मुझे रंजन पसंद है? तुम्हारी सोच इतनी घटिया भी हो सकती है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अमर ने रूही की बाहों को कसकर पकड़ लिया और उसके करीब आकर बोला, ओह, तो अब तुम्हें मेरी सोच भी घटिया लगने लगी है। तुम्हें जो बात सुनने में इतनी खराब लग रही है वो तुम्हें करने में खराब नहीं लगा? रूही ने खुद को अमर से छुड़ाते हुए चिल्ला कर कहा, क्या कहना चाहते हो तुम? अमर ने रूही से तेज आवाज में कहा, चिल्लाओ मत। और मेरे कहने का मतलब साफ है कि तुम मेरे मना करने के बावजूद रंजन से मिलती हो, बात करती हो, यहाँ तक कि उसके साथ बिजनेस भी कर रही हो। और अब तो हद ही हो गई, तुम्हें वो तोहफे भी देने लगा है जिसे तुम अपने सीने से लगाए बैठी हो। जैसे ही अमर ने ये कहा, रूही वहीं जम सी गई। वो बस एकटक अमर को देखती रह गई। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसके होंठ जैसे सिल से गए हो। रूही कुछ देर शांत रही, फिर अमर से बोली, ओह, तो ये बात है। तुम्हें खूब पता है कि मुझे कौन क्या दे रहा है। तुम मेरी जासूसी करते हो। तुम्हें जो सोचना है वो सोचो, जो करना है करो। मुझे तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी है और ना ही मुझे तुमसे कोई बात करनी है। रूही की ये बात सुनते ही अमर गुस्से से लाल हो गया और वो वहां से निकल गया। अमर के जाते ही रूही सीधा जमीन पर बैठकर रोने लगी। उसने खुद से कहा, पहले तो हमारे बीच दूरियां थी, लेकिन अब तो भरोसा भी नहीं बचा। क्या तुम मेरे बारे में ये सोचते हो अमर कि मैं किसी और से? ये बोलते बोलते रूही रोने लगी। अमर वहां से मिस्टर कौशिक के ऑफिस के लिए निकल गया। उसने जाते हुए रास्ते में खुद से कहा, तो अब तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहती रूही? आखिर ऐसा क्या जादू कर दिया है रंजन ने तुम्हारे ऊपर? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब तुम उसके तोहफे को सीने से लगाकर रखोगी तो मैं आखिर क्या समझूंगा? ये सब सोचते हुए थोड़ी ही देर में अमर मिस्टर कौशिक के ऑफिस में पहुंच गया। जैसे ही अमर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि मिस्टर कौशिक किसी से बात कर रहे थे। अमर उनके पास जाना चाहता था, तभी बाहर खड़े आदमी ने अमर को रोकते हुए कहा, सर, आप अभी अंदर नहीं जा सकते। अभी सर की ब्लैक टाइगर के साथ मीटिंग चल रही है और सर ने किसी को भी अंदर आने से मना किया है। ये सुनने के बाद अमर ने अंदर जाना सही नहीं समझा। अमर ने उस आदमी से कहा, ठीक है, मैं बाहर हूँ, तुम सर को बता देना कि मैं आया हूँ। अमर ने जब ब्लैक टाइगर का नाम सुना तो वो सोच में पड़ गया कि आखिर ये कौन था। अमर ने अपने दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आया। उसने खुद से कहा, ये ब्लैक टाइगर तो एक स्मगलर है, पर इसकी मिस्टर कौशिक से क्या बात हो रही है और इसका मिस्टर कौशिक से क्या काम है? अमर गुस्से से उठा और मिस्टर कौशिक के पास चला गया। जब अमर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि ब्लैक टाइगर वहां नहीं था। उसने मिस्टर कौशिक से गुस्से में कहा, आपने मुझे कहा था कि आपका सारा काम सही है, आप किसी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं हैं, तो फिर आपका ब्लैक टाइगर से क्या वास्ता है? अमर की बात सुनकर मिस्टर कौशिक ने कहा, देखो अमर, ये मेरा काम है
और मुझे हर किसी से मिलकर रहना होता है, और तुम्हारे लिए भी यही सही रहेगा कि तुम चुपचाप अपना काम करो। भूलो मत कि मैं तुम्हारा बॉस हूं। अमर का दिमाग पहले से ही खराब था और अब मिस्टर कौशिक की इस बात ने अमर को और गुस्से में डाल दिया, और फिर अमर का सारा गुस्सा मिस्टर कौशिक पर निकल गया। अमर ने गुस्से में मिस्टर कौशिक से कहा, मुझे आपकी ये नौकरी नहीं चाहिए। आपकी ये नौकरी आपको ही मुबारक हो। मैं जा रहा हूं यहां से। ये बोलकर अमर ने अपनी कार की चाबी मिस्टर कौशिक के सामने पड़ी मेज पर फेंक दी और खुद वहां से गुस्से में निकल गया। जैसे ही अमर ऑफिस से बाहर निकला, उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो उसे कुछ नहीं दिखा। अमर ने सोचा कि हो सकता है कि ये उसका वहम था। फिर वो वहां से जाने लगा, तभी किसी के चीखने की आवाज आई, मिस्टर कौशिक को किसी ने गोली मार दी। अमर ने जैसे ही ये सुना, वो भागकर मिस्टर कौशिक के पास गया, जहां मिस्टर कौशिक खून से लथपथ पड़े थे। अमर भागकर उनके पास गया और चीखते हुए बोला, मिस्टर कौशिक, मिस्टर कौशिक, क्या हुआ आपको? प्लीज आंखें खोलिए। अमर ने जब चेक किया तो मिस्टर कौशिक अपना दम तोड़ चुके थे। उधर सारा दिन बीत गया था। सुबह से शाम हो गई थी। अमर अब तक घर नहीं आया था। रूही बहुत परेशान थी, क्योंकि अमर कभी ऐसा नहीं करता था कि वो बिना बताए घर से इतने टाइम के लिए दूर रहता हो। रूही ने अपने मन में सोचा, अमर आखिर कहाँ चले गए हैं आप? रूही सुबह से अमर को फोन लगा रही थी, पर अमर फोन नहीं उठा रहा था। रूही ने अमर के दोस्तों को भी फोन किया, पर अमर वहां भी नहीं था। रूही ने खुद से कहा, मुझे लगता है कि सुबह की बहस की वजह से अमर बहुत नाराज है। अमर, आज आप वापस आओ, मैं आपसे सारी बातें क्लियर कर लूंगी। मुझे पता है कि अगर मैं ये सोचती हूँ कि आप मुझ पर भरोसा करो और आप सारी चीजें सही करो, तो मुझे भी अपनी ओर से कुछ कदम बढ़ाना होगा। आखिर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? रूही ये सोच ही रही थी कि तभी आरव और अवनी रूही के पास आए और उन्होंने रूही को कुछ सोचते हुए देखा। तो अवनी ने रूही से कहा, मम्मा, पापा अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे उनके साथ खेलना है। अपनी सोच से बाहर आती हुई रूही ने छोटी सी अवनी के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, आप परेशान ना हो, पापा अभी आ जाएंगे। पापा कुछ काम से गए हैं। मैं बस पापा को ही फोन करने की कोशिश कर रही हूँ। आरव रूही के पास आकर बैठ गया और बोला, मम्मा, हम हमारे पुराने घर कब वापस जाएंगे? ये घर बहुत छोटा है, हम यहाँ खेल भी नहीं पाते। जब भी हम यहाँ खेलते हैं तो हम कहीं ना कहीं लड़ भिड़ जाते हैं। हमारा पहले वाला घर कितना बड़ा था और ये घर कितना छोटा है। अवनी ने भी आरव का साथ देते हुए रूही से कहा, मम्मा, भाई सही कह रहा है, हमें हमारे पुराने घर की बहुत याद आती है। बच्चों को परेशान देखकर रूही ने दोनों को अपने पास करते हुए कहा, आप परेशान मत हो बच्चों, मम्मा और पापा बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम जल्दी ही अपना घर बनाएंगे। फिर रूही ने बच्चों को गले से लगा लिया। तभी रूही का फोन बजा और रूही ने फोन उठाकर देखा तो स्क्रीन पर रंजन का नाम फ्लैश हो रहा था। रूही ने कुछ सोचते हुए फोन उठाया। जैसे ही रूही ने कॉल रिसीव की, दूसरी ओर से रंजन ने कहा, कैसी हो रूही? रूही ने बुझे मन से कहा, मैं ठीक हूँ। आप बताओ, कैसे याद किया आपने मुझे? रूही की बुझी हुई आवाज सुनकर रंजन ने कहा, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? रूही शांत रही। फिर रंजन ने आगे कहा, अच्छा कोई बात नहीं, जो भी परेशानी है वो भूल जाओ। एक्चुअली मैंने आपको इनवाइट करने के लिए कॉल किया था, क्योंकि आज मैंने एक पार्टी रखी है, तो आपको आना है। रूही ने हैरान होते हुए कहा, पार्टी? कैसी पार्टी? रंजन ने अपनी बात पूरी करते हुए आगे कहा, वो दरअसल आज मेरा बर्थडे है और अगर आप आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। रंजन की बात सुनकर रूही थोड़ा सोच में पड़ गई, क्योंकि अभी सुबह ही उसकी अमर से बहस हुई थी रंजन को लेकर और वो दोबारा कोई बवाल नहीं चाहती थी। रूही ने अपने मन में सोचा, मैं कैसे जाऊंगी? अगर अमर को पता चल गया तो अमर फिर से नाराज हो जाएंगे। पार्टी का नाम सुनते ही आरव और अवनी के बुझे हुए चेहरे खिल पड़े। उन्होंने आंखें बड़ी करते हुए खुश होकर आपस में कहा, अरे वाह, क्या हम आज पार्टी में जाएंगे? बच्चों के खिले हुए चेहरों को देखते हुए रूही ने रंजन से कहा, ठीक है,
मैं आ जाऊंगी। रूही को इस बात का भी डर था कि अगर वो रंजन की पार्टी में नहीं गई तो शायद रंजन को बुरा लग जाए और वो अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लेता। रूही की बात सुनकर रंजन ने खुश होकर कहा, मैं ड्राइवर भेज दूंगा और हाँ, आप बच्चों को लेकर आना। ये बोलकर रंजन ने फोन काट दिया। आरव और अवनी ने जैसे ही सुना कि वो पार्टी में जाने वाले थे तो दोनों बच्चे हवा में हाथ हिलाकर खुश होकर कहने लगे, यस, हम पार्टी में जाएंगे। रूही ने दोनों बच्चों को खुश देखा तो वो भी खुश हो गई। उसने बच्चों को तैयार किया और खुद भी तैयार हो गई। थोड़ी ही देर में रंजन की भेजी हुई गाड़ी में वो तीनों रंजन की पार्टी में पहुंच गए। जब वो होटल पहुंची तो उसने देखा कि वो एक शानदार पार्टी थी। शहर के काफी नामी गिरामी लोग वहां पर थे। सभी चारों ओर से रंजन को घेरे हुए थे और बर्थडे विश कर रहे थे। रूही भी एक कोने में अपने बच्चों को लेकर खड़ी हो गई। जब रंजन ने रूही को देखा तो सबके बीच से होते हुए वो रूही के पास चला गया। रंजन को ऐसा करते देखकर सभी हैरान थे और वो सोच में पड़ गए कि आखिर ये लड़की कौन थी। तभी रंजन ने रूही का इंट्रोडक्शन कराते हुए सभी से कहा, अटेंशन एवरीवन, मैं आप सभी को एक खास इंसान से मिलवाना चाहता हूँ। मिलिए हमारी टैलेंटेड बिजनेस पार्टनर रूही से। ये हमारी बिजनेस पार्टनर होने के साथ साथ बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। कभी आप इनके हाथों का बना हुआ बेकरी आइटम ट्राई करिए, आप इनके फैन हो जाएंगे। इतनी तारीफ सुनकर रूही को बहुत खुशी महसूस हुई। उसने मुस्कुराकर अपना सिर झुकाकर थैंक्स कहा। एक कॉर्नर पर खड़ी हुई कनिका ये सब देख रही थी। उसके होंठ ऊपर हो गए। कनिका ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, एंजॉय कर लो जितना एंजॉय करना है तुम्हें आज, क्योंकि अब इसके बाद तुम्हारी जिंदगी में ऐसा जलजला आएगा कि तुम सोच भी नहीं सकोगी। पार्टी बहुत जोरों शोरों से चल रही थी। तभी थोड़ी ही देर में केक कटिंग की अनाउंसमेंट हुई। केक कटिंग के बाद रंजन ने रूही को सबसे पहले केक खिलाया। ये देखकर कुछ लोग आपस में बातें करने लग गए। किसी ने कहा, आखिर ये औरत कौन है और ये बच्चे कौन हैं? ये औरत मिस्टर रंजन की काफी करीबी लग रही है। पर ये बात ना ही रंजन सुन पा रहा था और ना ही रूही। पार्टी में लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई रंजन से ये सारी बातें बोलता। तभी एक फोटोग्राफर ने कहा, मिस्टर रंजन, आप और मिसेस रंजन थोड़ा पास आ जाइए, हमें आपकी फोटो लेनी है। ये सुनकर रूही और रंजन दोनों ही अनकंफर्टेबल हो गए। रंजन ने फोटोग्राफर पर गुस्सा होते हुए कहा, ये हमारी दोस्त हैं, बीवी नहीं। फोटोग्राफर ने हकलाते हुए कहा, ओ आई एम सॉरी सर, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। वो आप दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लग रही थी, मुझे लगा नेवर माइंड। ये बोलकर वो फोटोग्राफर वहां से तुरंत भाग गया। दूर खड़ी कनिका ने मौके का फायदा उठाते हुए रूही और बच्चों की रंजन के साथ फोटो खींच ली और कनिका ने वो फोटो अमर के पास भेज दी। रूही इस बात से अनजान थी कि कनिका भी वहां थी। अमर ने जैसे ही उस फोटो को देखा, उसका सुबह का गुस्सा और बढ़ चुका था। उसने झल्लाते हुए खुद से कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम आखिर चाहती क्या हो रूही। अभी जिस इंसान को लेकर के सुबह ही हमारी लड़ाई हुई थी, उसी इंसान की पार्टी में तुम बच्चों को लेकर कैसे जा सकती हो? क्या सच में तुम हमारे रिश्ते को सही नहीं करना चाह रही हो? क्या तुम सच में रंजन के साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाह रही हो? ये बातें अमर के दिमाग में घूमने लग गईं। कहीं ना कहीं अमर को इस बात का यकीन था कि रूही ऐसा नहीं करेगी, पर उसकी आंखों के सामने जो चीज चल रही थी वो उसे कैसे इग्नोर करता? उसका दिमाग उसके दिल पर भारी पड़ रहा था। अमर ने आव देखा न ताव, उसने फोन उठाया और रूही को फोन कर दिया। रूही ने जब देखा कि अमर का कॉल आया है तो वो खुश हो गई। वो पार्टी से थोड़ा किनारे गई और फोन रिसीव करते हुए बोली, अमर कहाँ है आप? मैं कब से। रूही की बात पूरी होने से पहले ही अमर ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, मैं कहाँ हूँ अभी ये मैटर नहीं करता, तुम कहाँ हो ये मैटर करता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को उस आदमी के पास लेकर जाने की? क्या रूही और अमर के बीच की कड़वाहट कम हो पाएगी? इस गलतफहमी का क्या असर पड़ेगा उन दोनों के रिश्तों पर? जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझको यूं मिला है। इस बात पर गुस्सा आ गया था और वो धीरे से मगर गुस्से से अमर से बोली,
अमर, तुम मत भूलो कि वो मुझे अपनी माँ बोलते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। इसलिए हर वक्त तुम ये डिसाइड नहीं करोगे कि बच्चे क्या करेंगे और क्या नहीं। मैंने उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है और बच्चे भी यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद वो झुंझुलाते हुए बोली, अमर, क्या तुमने कभी सोचा है बच्चों के बारे में कि जब उनके सभी दोस्त पार्टी में जाते हैं और उन्हें कहीं से पार्टी का इनविटेशन नहीं आता तो उनका चेहरा कैसे उदास हो जाता है, वो कितना मायूस हो जाते हैं। और अगर तुम्हें बच्चों की इतनी ही ज्यादा फिक्र है तो पूछ लेना अपने बच्चों से कि उन्होंने यहाँ पर कितना एंजॉय किया है और कितनी मस्ती की है। मैं इस वक्त इससे ज्यादा तुम्हें कोई सफाई नहीं दे सकती। इतना बोलकर गुस्से में रूही ने फोन काट दिया। रूही का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। वो पार्टी से जाने वाली थी कि तभी रंजन उसके सामने आकर बोला, क्या हुआ रूही, तुम अचानक से एक फोन कॉल से इतना परेशान क्यों हो गई? सब ठीक तो है ना? रूही उसकी तरफ देखकर बच्चों का हाथ पकड़ते हुए बोली, हाँ सब कुछ ठीक है, वो बस मेरे हस्बैंड का कॉल था, वो बच्चों के बारे में पूछ रहे थे। और इतना बोलकर वो बच्चों के साथ वहां से निकल गई। आरव और अवनी का वहां से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो दोनों रूही की तरफ देखकर बड़े उदास मन से बोले, माँ, हम कुछ और देर तक यहाँ रुक सकते हैं क्या? रूही बच्चों को समझाते हुए बोली, आज नहीं फिर कभी, जब हम तुम्हारे पापा के साथ आएंगे। और इतना बोलकर वो बच्चों को समझाकर वहां से ले गई। उधर कनिका, जिसने अमर और रूही के बीच लड़ाई कराई थी, हंसते हुए समर्थ को देखकर बोली, अब देखना रूही कितना डर कर रहेगी। सचमुच ये डिजिटल दुनिया हमारे बहुत फायदे की है। और ये बोलकर कनिका और समर्थ हंसने लगे। अमर, जो कि पहले से ही परेशान था और वो अब बार बार रूही को फोन नहीं करना चाहता था क्योंकि वहां पर उसके पास वैसे भी बहुत लोग इकट्ठा थे। तभी एक आदमी तेज कदमों के साथ चलते हुए अमर के पास आया और उसे देखकर बोला, आपको छोटे साहब ने बुलाया है, वो आपसे अकेले मीटिंग करना चाहते हैं। उस आदमी की बात सुनकर अमर हैरानी के साथ मैनेजर की तरफ देखकर बोला, ये छोटे साहब कौन है और ये मुझे क्यों बुला रहे हैं? मैनेजर फुसफुसाते हुए अमर के कान में बोला, कौशिक साहब के छोटे भाई हैं छोटे साहब, और मुझे लगता है कि इतने दिनों में अगर कोई कौशिक साहब का सबसे ज्यादा वफादार रहा है तो वो तुम ही थे। इसीलिए वो तुमसे कुछ पूछना या तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। देखो, बिल्कुल भी मत डरना, छोटे साहब बहुत सुलझे हुए और समझदार इंसान हैं। उन्होंने अगर तुम्हें बुलाया है तो किसी जरूरी काम से ही बुलाया होगा। इतना बोलकर मैनेजर पीछे हट गया और अमर उसकी तरफ देखते हुए वहां से चला गया। फैक्ट्री की छत पर मिस्टर कौशिक का छोटा भाई अखिल अपनी फॉरेनर वाइफ के साथ बैठा हुआ था। उसके चेहरे को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि उसे अपने भाई की मौत का कितना दुख था, लेकिन वो अमर से क्यों मिलना चाहता था, ये बात अमर के लिए थोड़ा हैरानी वाली थी क्योंकि ऐसे बहुत से लोग थे जो मिस्टर कौशिक के लिए अमर से भी ज्यादा खास थे। अमर जब उनके सामने पहुंचा तो वो उसे देखकर उदास होकर बोले, आप प्लीज बैठिए, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जैसे ही उन्होंने इतना कहा तो अमर को मैनेजर की बात याद आ गई और उसे लगा शायद मैनेजर सही बोल रहा था। अमर थोड़ा झिझकते हुए अखिल की तरफ देखकर बोला, सॉरी सर, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं आपको कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी बस कुछ ही दिनों में मिस्टर कौशिक के साथ काम कर रहा था और मैं सिर्फ पैसों के अलावा कुछ भी नहीं देखता था। कौशिक का छोटा भाई अखिल अमर की तरफ देखकर बोला, मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में, भैया ने मुझे कई बार बातों ही बातों में तुम्हारी ऑनेस्टी के बारे में बताया था, लेकिन मैं भैया से ज्यादा बिजनेस की बातें नहीं करता था क्योंकि मुझे उनके बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मैंने उनसे कई बार कहा था कि वो ये सब छोड़कर मेरे साथ यूएस शिफ्ट हो जाएं, लेकिन उन्हें इस बिजनेस से बहुत लगाव था। इतना बोलकर वो अपने आंसू पोंछते हुए बोला, देखो अमर, बात इतनी सी है कि मेरे भाई ने अगर किसी पर भरोसा किया होगा तो वो कोई साधारण इंसान नहीं होगा, इसीलिए मैं तुम्हें ये सारा बिजनेस सौंपना चाहता हूँ। जैसे ही उसने ये बात कही तो अमर के पैर कांप गए क्योंकि अभी कुछ घंटे पहले जब वो अपनी नौकरी छोड़ने जा रहा था तब उसने ये सोचा भी नहीं था कि ये सारा बिजनेस उसके नाम भी हो सकता था। अमर उनकी तरफ देखकर कुछ बोलता इसके पहले ही वो अपनी जगह से खड़े होकर बोले, देखो अमर, तुम्हारे पास आज शाम तक का वक्त है,
तुम अच्छी तरह से सोच कर मुझे बता दो, क्योंकि रात में मेरी फ्लाइट है। इसके बाद मैं शायद ही तुमसे कभी मिल पाऊं। और इतना बोलकर वो अपनी वाइफ के साथ वहां से उठकर चले गए। अमर अकेले बैठा सोच में डूबा था। थोड़ी देर बाद उसने अपनी जेब से फोन निकाला और रूही को मिलाना चाहा। वो ये बात सबसे पहले रूही से पूछना चाहता था, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसने तो रूही को कुछ भी नहीं बताया था और अचानक से ये सब जानकर रूही घबरा जाएगी। वैसे भी उसकी और रूही की अभी थोड़ी देर पहले ही बहस हुई थी, इसीलिए उसने ना चाहते हुए भी फोन टेबल पर रख दिया और खुद छत पर इधर से उधर टहलने लगा। तभी अमर ने देखा कि सामने से मिस्टर कौशिक का मैनेजर उसके पास आ रहा है। मैनेजर बिल्कुल अमर के बगल में खड़ा हो गया और उसे देखकर बोला, सब ठीक तो है ना? छोटे साहब ने क्या कहा? अमर परेशान होते हुए उसे देखकर बोला, वो सारा बिजनेस मुझे देने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। अमर मैनेजर की तरफ देखकर अपनी बड़ी बड़ी आंखें निकालते हुए बोला, अमर, तुम्हारे पास ये गोल्डन चांस है। तुम्हें नहीं पता कि मिस्टर कौशिक के बिजनेस पर कितने लोग गिद्ध की तरह नजर लगाकर बैठे हुए हैं। उनके मरने के बाद पूरी मार्केट हथियाने की प्लानिंग है लोगों की। तुम सोचो, एक बार तुम इस खेल में उतरते हो तो रातों रात तुम कहां पहुंच जाओगे? शायद वहां जहां तुमने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। अमर मैनेजर की तरफ देखकर बोला, मैं ये सब जानता हूं, लेकिन मैं सच्चाई को पहले रखने वाला इंसान हूं और सच ये है कि मैं इस बिजनेस को नहीं चला सकता। मैनेजर अमर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कौशिक साहब ने भी ठीक यही बोला था। जब उनके पापा के मरने के बाद उनके ऊपर सारे बिजनेस का भार आ गया था, लेकिन तब मेरे चाचा ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए हौसला दिया था और मेरे चाचा उनके यहाँ 15 साल तक मैनेजर रहे। और आज मैं भी तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला दे रहा हूँ, क्योंकि भले ही तुम्हें कुछ ना पता हो, लेकिन मेरी नजरों से कुछ भी नहीं छुपा है। मुझे सब पता है कि यहाँ बिजनेस कैसे होता है और इसे कैसे हैंडल करना है। अमर कुछ सोचते हुए बोला, अगर आप मेरे साथ इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो मैं हाँ करने के लिए भी तैयार हूँ। और इतना बोलकर वो छत से नीचे चला गया और जाकर सीधे मिस्टर कौशिक के भाई अखिल के सामने बैठ गया। अखिल अमर को देखकर बोला, अमर, हमारी फ्लाइट में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, क्योंकि हमें 4 घंटे पहले एयरपोर्ट भी पहुंचना होगा। क्या सोचा है तुमने? क्या करना है तुम्हें? अमर अखिल को देखकर बोला, मुझे ये बिजनेस चाहिए और ये एहसान जो आपने मुझ पर किया है, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। अमर को फैक्ट्री से लेकर गोदाम तक की सारी चाबियां देने के बाद अखिल अपनी वाइफ और अपनी फैमिली के साथ वापस यूएसए के लिए निकल गया था। उसे भेजने के बाद अमर मैनेजर के साथ ऑफिस आया तो उसने देखा कि ऑफिस का सारा सामान बिखरा हुआ था और वहां पुलिस कुछ ढूंढ रही थी। मैनेजर उन सब से चिल्लाते हुए बोला, ये क्या कर रहे हैं आप लोग और किसने परमिशन दी है आपको यहाँ आने की? पुलिस इंस्पेक्टर मैनेजर के सामने आकर खड़ा हो गया और उसे देखकर बोला, हमें खबर मिली है कि मिस्टर कौशिक का मर्डर हुआ है। अमर हाँ ना में जवाब देता, इसके पहले ही मैनेजर अंदर आते हुए गुस्से से उस पुलिस ऑफिसर को रोकते हुए बोला, बंद कर दो ये सब, यहाँ कोई मर्डर नहीं हुआ है। कौशिक साहब ने सुसाइड किया था, मर्डर नहीं हुआ है उनका। वो पुलिस इंस्पेक्टर के पास आकर उनकी आंखों में आंखें डालकर बोला, कौशिक साहब को जो मार सके वो इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ था, और तुम ये मत भूलो कि अगर आज वो जिंदा होते तो तुम इस ऑफिस की चौखट पर भी कदम न रख पाते। मैनेजर ने जैसे ही इतना कहा तो वो पुलिस इंस्पेक्टर गुस्से से अपनी टीम को लेकर वहां से चला गया। लेकिन अमर मैनेजर की इस बात से हैरान था, क्योंकि सभी जानते थे कि मिस्टर कौशिक का मर्डर हुआ था, तो फिर मैनेजर ने इस तरह से पुलिस को झूठ क्यों बोला? अमर को ये बात परेशान कर रही थी। अमर मैनेजर के पास आकर बड़ी हैरानी से उससे बोला, तुमने झूठ क्यों कहा पुलिस से? तुम्हें पता भी है कि वो लोग मिस्टर कौशिक के कातिलों को ढूंढने में हमारा साथ दे सकते थे, वो हमारी बहुत मदद कर सकते थे। मैनेजर अमर की तरफ देखकर उससे बोला, तुम अभी इस बिजनेस में नए हो, धीरे धीरे तुम्हें सब पता चल जाएगा कि किसे क्या बात बतानी है और क्या नहीं। अगर इन पुलिस वालों को ये बात बता दी जाती तो अगले कुछ महीनों के लिए वो इस ऑफिस को सील कर देते और फिर न जाने क्या क्या उनके हाथ लग जाता। उसकी बात सुनकर अमर हैरानी से उसे देखकर बोला, क्या लग जाता उनके हाथ? आप प्लीज मुझे खुलकर बताइए,
अमर के सवाल पर मैनेजर बिल्कुल शांत हो गया। अमर मैनेजर के चारों तरफ चक्कर काट रहा था और उससे बार बार सवाल कर रहा था, लेकिन मैनेजर बस चुपचाप आगे बढ़ता जा रहा था। तभी अमर गुस्से से मैनेजर को देखकर बोला, देखो, मैंने तुम्हारे भरोसे इस बिजनेस को संभालने के लिए हाँ बोला था, लेकिन तुम जब तक चुप रहोगे मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे खुलकर बताओ कि तुमने पुलिस से झूठ क्यों बोला। मैनेजर घूमकर अमर की तरफ खड़ा हो गया और उसे देखकर बोला, मैं तुम्हें इतनी जल्दी सब कुछ नहीं बता सकता। क्या पता तुम सब सुनकर एक रात में ही सब छोड़कर भाग जाओ, फिर मैं तुम्हें कहाँ ढूंढने जाऊंगा। अमर मैनेजर को देखकर बोला, ऐसा भी क्या है इस बिजनेस में जो आप मुझे बताने से इतना डर रहे हैं। वो मैनेजर अमर की आंखों में आंखें डालकर उसके पास आकर बोला, ये बिजनेस एक मौत का खेल है और कौशिक साहब की जान इसी खेल में हुई है। उनके कातिल कौन है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन पुलिस को उनका नाम बताकर मैं इस बात को और नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि हमारे धंधे में दुश्मनी बहुत ही पर्सनल होती है, इतनी ज्यादा पर्सनल कि पुलिस की नजरों से देखने पर वही दुश्मनी दोस्ती लगती है। हम एक दूसरे के लोगों की जान लेकर भी एक दूसरे का नाम नहीं लेते। पुलिस के सामने कही गई मैनेजर की बातें अमर के दिमाग पर अलग अलग तस्वीर बना रही थी। उसे समझ आने लगा था कि उसने मगरमच्छ के मुंह में हाथ डाल दिया था और अब वापस आने का कोई रास्ता उसके लिए नहीं बचा था। मैनेजर अमर को देखकर बोला, यहाँ सिर्फ टेक्सटाइल का बिजनेस नहीं है, बल्कि डायमंड से लेकर ड्रग्स तक का सारा काम होता है। और फिर उसके बाद वो कुछ डायरी अमर को देते हुए बोला, सबसे पहले इन्हें पढ़ो और समझो कि हमारे बिजनेस में क्या क्या होता है और कैसे डील किया जाता है इन सब से। इतना बोलकर मैनेजर वहां से चला गया, लेकिन अमर अभी भी हाथ में वो डायरियां लिए हुए शॉक्ड होकर अपनी जगह पर जमा खड़ा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। कुछ देर बाद जैसे ही उसने डायरी खोली तो उसमें सबसे पहला नाम जो आया उसे पढ़कर अमर का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि ये नाम किसी और का नहीं बल्कि अमर के दोस्त का था, जो रेड में उस दिन अमर के साथ था और जिसने रंजन के खिलाफ कुछ सबूत दिए थे। अमर का इतना खास दोस्त भला मिस्टर कौशिक की डायरी में क्या कर रहा था। लेकिन उसका नाम उस डायरी में देखने के बाद अमर को ये पता चल गया था कि हो ना हो उसके दोस्त का हाथ गलत काम में तो जरूर ही था। क्या संभाल पाएगा अमर अपनी जिंदगी में इतने बड़े बदलाव को, या फिर वो घिर जाएगा कई बड़े दुश्मनों के बीच। जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझको यूं मिला है।